पूर्णम बही बही न बही, चश्मे पूर्णम बही बही न बही, जिंदगी है रही रही न रही। तुम तो कह दो जो तुमको कहना था, तुम तो कह दो जो तुमको कहना था, मेरा क्या है कहीं कहीं ना कहीं। दोस्तों, ये खूबसूरत सी पंक्तियां लिखी हैं डॉक्टर विनोद तिवारी जी ने। उनके अभी हाल फिलहाल में ही प्रकाशित हुए संग्रह समर्पित स्वप्न, समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न से ये पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ। और ये जो काव्यालय की तरफ से ये प्रकाशित हुआ है ऑनलाइन, ये संग्रह है उनका। ये देख रहे हैं आप, काव्यालय के सौजन्य से विनोद तिवारी जी अमेरिका कोलोराडो में रहते हैं और वहीं पर एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान में शोध कार्य करने के लिए उन्हें एरिक क्राइस्नर पदक, अमेरिका सरकार का कांस्य पदक, प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शोध कार्य की व्यस्तताओं के बीच भी उनका कवि हृदय हिलोरे मारता रहता है और उसी का परिणाम है ये काव्य संकलन जो आज आपके और हमारे सामने प्रस्तुत हो चुका है। 40 रचनाओं का संकलन समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न के रूप में आज हम सबके सामने है। 40 विविध रचनाओं से सजा ये काव्य संग्रह बहुत ही खूबसूरत है। इसमें प्रिय के लिए मनुहार है तो विरह वेदना का संसार भी, विदेशी धरती की कहानी है तो स्वदेश के लिए प्यार भी, हास्य की विविध छटाएं हैं तो आम के लिए दिल बेकरार भी, बड़ों के लिए अनुभव है तो बच्चों के लिए बाल कविता रूपी उपहार भी। कुल मिलाकर समर्पित सत्य, समर्पित स्वप्न गागर में सागर कहावत को चरितार्थ करता हुआ प्रतीत होता है। जितनी गहन इसकी रचनाएं हैं उससे भी गहनतम है इसके रचयिता श्री विनोद तिवारी जी। आज श्री विनोद तिवारी जी हमारे साथ हैं और साथ में हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शरद तिवारी जी। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का इस काव्यालय की सुंदर सी प्रस्तुति में। इसके बहाने हमें और आपको आमने सामने मुलाकात करने का एक मौका मिला। नमस्ते विनोद सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल पंखुरी। स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात पंखुरी के साथ में, और इसे आप देख रहे हैं काव्यालय के सौजन्य से। विनोद सर चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को, मुझे भी और जितने लोग देख रहे हैं उन सबको भी अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब आप इंडिया में कहाँ से हैं, अमेरिका कैसे गए, थोड़ा सा परिचय आप अपना खुद ही दे दीजिए। क्योंकि मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है काव्यालय में सब लोग बहुत ही क्रेजी हैं आपके लिए और जानना चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन आप पूरा मिस्ट्री बना के रखते हैं तो इसलिए ये है, कोई मुझसे पूछता है तो उसके पहला जवाब तो यही होता है कि तुम क्या करोगे सुनकर मुझसे मेरे फसाने, बेलुत्फ जिंदगी के किस्से हैं फीके फीके। अरे सर बहुत बढ़िया। लेकिन आज केवल हम शायरी से काम नहीं चलाएंगे, आज तो आपको थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा। शायरी आप हमें बीच बीच में सुनाते रहिएगा। तो बहुत सुंदर। दिलचस्प किस्सा नहीं है, लेकिन ये है कि हरदोई उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ मेरा। हरदोई लखनऊ के पास ही है। फिर लखनऊ से मैंने बीएससी और एमएससी किया फिजिक्स में, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। हरदोई से मेरा वहाँ पैदा तो हुई, लेकिन वहाँ मुझे जिंदगी का असली अनुभव हरदोई में हुआ। हरदोई मैंने हालांकि छोड़ दिया था इंटरमीडिएट के बाद ही। तो जब मैं बहुत छोटा था, इवन में भी 5-6 साल का, 3 साल का भी, तो हरदोई बहुत छोटा शहर है, उस समय तो बहुत ही छोटा था। तो भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ट्रैफिक नहीं होता था। तो लोग ताज्जुब भी करते थे। मैं जाके अक्सर छत पे बैठ जाता था, खासतौर से बरसात में बादल देखते रहते थे। तो बादलों से बहुत ही ज्यादा मुझे एक तरह से भावनात्मक संबंध रहा। फिर बादल कभी कभी छटते थे तो इंद्रधनुष दिख जाता था। इंद्रधनुष से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहता था, और मुझे किसी ने बताया भी था, और ये था कि इंद्रधनुष के पार, उस पार कोई मिलता है। तो तब से वो इच्छा है मेरे मन में, इंद्रधनुष के पार जाके ये मैंने अपनी किताब की प्रकटन में लिखा भी है। हाँ जी, हाँ जी। और एक बार जब मैं 5 साल का था शायद, तो
अभी तुम लोग ये बात अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो शायद कि उस समय फिजा कितनी साफ हुआ करती थी, बिल्कुल न कहीं धूल धक्कड़। इंद्रधनुष दिखता था तो सारे रंग उसके इतने चमकदार दिखते थे। अब तो इंद्रधनुष दिखता है तो जरा सा दिखता है, उसमें कितनी धूल होती है। तो मैं एक बार चल दिया था इंद्रधनुष के उस पार जाने के लिए, और जाते अच्छा जाते सर, मतलब बचपन में ही जब आप 5-6 साल के थे तभी? पार कहीं थे एकदम से। अच्छा। और वाह। थोड़ी दूर जाने के बाद थक के वहीं बैठ गए, फिर मैं सो गया। बाद में घर वालों ने मुझे ढूंढ लिया। मुझे अभी भी लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी थक गया, थोड़ा सा और चलते शायद पहुंच ही जाते उस पार। चलते तो फिर इंद्रधनुष के पार कोई ना कोई मिलता आपको। ये अफसोस होता है कि थोड़ा जल्दी हार मान गए, पहुंच जी। जाते शायद पहुंच ही जाते। तो इंद्रधनुष से मेरा संबंध ये तभी से रहा। दूसरी बात, उन्हीं दिनों मुझे पता चला, मुझे याद है मैंने हीराचंद जोशी का उपन्यास पढ़ा था, उससे पता चला कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ने से, फिजिक्स में लिखा होता है कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, कैसे बनता है। जी। तो 7 साल की उम्र में फिजिक्स से मेरा पहला परिचय हुआ, फिजिक्स नाम से। फिजिक्स क्या होता है ये सब नहीं पता था। तो तभी से फिजिक्स और इंद्रधनुष मेरी जिंदगी के दो बहुत ही विशेष अहम चीज बनी है। और उसके बाद से फिर मैंने पीएचडी किया कुछ और। मैं पढ़ने में अच्छा था तो लोग सोचते थे मैं कोई और कैरियर लूंगा। उस जमाने में आईएएस का बड़ा शौक हुआ करता था सभी को, मेरे फादर सर आज भी है, आज भी है। लेकिन मैंने सबसे पहले बचपन में बच्चे को माँ बाप ये कहते हैं तुझे बड़े होके आईएएस ही बनना है। एग्जैक्टली, तो वही मेरे यहाँ भी चलता था। लेकिन आईएएस की मैंने सोची नहीं, फिजिक्स के अलावा और मेरे पास कोई रुचि, किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो तब से वो चला आ रहा है। और मैं कहता हूँ कि तो फिजिक्स और इंद्रधनुष के कारण कविता से रहा मेरा संबंध। कविता भी मैंने 19-8 साल की उम्र में। और अच्छा सर। तो मेरे जो मुझे हिंदी पढ़ाते थे 5वीं कक्षा में, तो वो पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे मात्राओं की शिक्षा देनी शुरू की। कविता में मात्राएं कैसे बनती हैं, तो मैं थोड़ा बहुत लिखता था, उनको दिखाता था, तो उन्होंने मुझे मात्रा के बारे में बताया। तो क्लास में कोर्स में नहीं था कविता लिखना, लेकिन वो थोड़ा सा उससे अलग सिखाते थे वो आपको। हाँ, बट ये था कि अगर मात्राओं में कोई अशुद्धि हो जाती थी तो कहते थे हाथ जोड़ के सरस्वती जी से क्षमा मांगो। अच्छा। तो तब से एक ट्रेनिंग मेरी ये भी है कि कविता में अगर मात्राओं की गलती होती है तो मुझे बहुत गलती है। सर वैसे ये मुझे लगता है ये मतलब हर एक पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी ना आज की डेट में भी सिखाना चाहिए बच्चों को। जैसे मैं हूँ, थोड़ा बहुत अगर गाती हूँ या मैं इंस्ट्रूमेंट में ढोलक बजाती हूँ, तो मैं जब उसको बजाती हूँ तो उससे पहले मैं उसे हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। हाँ, कोई अगर ढोलक को पैर भी लगाता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं उनको यही कहती हूँ कि ये मतलब बहुत मुश्किल से ये चीजें आती हैं या गॉड गिफ्टेड होती है। पर आजकल थोड़ा सा इस तरफ टीचर्स उतना ध्यान नहीं देते हैं। आप बहुत लकी हैं और आपको ऐसे टीचर मिले, और वो भी लकी हैं कि आपको उनको आपके जैसे स्टूडेंट मिले, सच में। सर आपने कहा कि आपने 5-6 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। मुझे याद तो है 7 साल। आपको अगर याद हो, आपने पहली कुछ जो आपकी शुरुआती टाइम की जो कुछ कविताएं आपने लिखी हो, उनमें से अगर कोई याद है तो 2-4 पंक्तियां हमें उसकी जरूर सुने। इतनी कविताएं नहीं, 1-2 पंक्तियां लिखी थी। जो मेरी बिल्कुल पहली थी वो यही थी, बादल कहता नीचे जाऊं। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। तो उस कविता की लाइन यही थी कि बादल कहता नीचे जाऊं, वही मात्रा का मैं उदाहरण देने जा रहा था जी। तो मैंने लिखा था बादल कहता नीचे जाऊं, सुख किसानों को पहुंचाऊं। तो जो मेरे टीचर थे शास्त्री जी, उन्होंने कहा देखो इसमें मात्रा की गलती है, सुख किसानों को नहीं होना चाहिए, लिख दो हर्ष किसानों को पहुंचाऊं। तो मात्राएं एडजस्ट हो जाती है। ये पहली ट्रेनिंग मेरी मात्रा की यही हुई। इसके बाद मैंने एक लिखी थी, वो प्रकाशित हुई थी। एक लखनऊ से पत्रिका निकलती थी, दुलाईलाल भार्गव बहुत बड़े पब्लिशर थे लखनऊ के। जी। यार आप मिले हैं कभी उनसे?
अच्छा अच्छा। हम्म। की दुकान थी गंगा पुस्तक माला कहलाती थी जी। लाटरी शोट। हम्म। तो आज लाटरी शोट का नाम कुछ और है, गौतम बुद्ध मार्ग या कुछ ऐसा है। गौतम बुद्ध दोनों नाम चलते हैं। हाँ, गंगा पुस्तक माला में मैं और मेरे पिताजी गए थे। तो मैंने कहा वहाँ पे कि हिंदी किताब कोई चाहिए, तो जो भी उनका सेल्समैन था वो बच्चों की एक दो किताबें ला के रख गया। मैंने जो चुना खरीदने के लिए, मुझे याद है अभी भी, एक तो निराला जी की थी परिमल, एक सुमित्रानंदन पंत की थी मुकुल, नहीं सुमित्रानंदन पंत की थी गुंजन, और सुभद्रा कुमारी चौहान की थी मुकुल। तो भार्गव जी पास में खड़े होके देख रहे थे कि लड़का क्या खरीद रहा है। फिर आके उन्होंने बात की, तुम क्या हो, किस क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में पढ़ता हूँ। बड़े गर्व से कहा 5वीं में पढ़ता हूँ, क्या समझते हैं आप? जी जी। तो उन्होंने कहा ये किताबें तुम पढ़ोगे? हाँ इसीलिए। तो इतने खुश हुए। उन्होंने कहा, तब उन्होंने कहा अच्छा तुम कविता लिखते हो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा मुझे भेजना, मैं छापूंगा। तो उनसे फिर 2-3 बार मैं बाद में भी मिला। तो जो मेरी पहली कविता, तो उनकी पत्रिका का नाम वही था जो मेरा नाम बाल विनोद पत्रिका थी उस समय। तो बस ये पहली मेरी उसमें छपी थी। उसकी पहली लाइन थी, उसमें भी मात्राओं का ये मैंने लिखा था कि मैं बालक हूँ कविता करना क्या जानूं। तो बाद मैं में बालक हूँ कविता करना क्या जानूं। अच्छा ओके। मैंने कुछ इस तरह का लिखा था कि मेरी दुनिया एक निराली है जिसमें उषा की लाली है वगैरह वगैरह। एक उसमें थी लाइन कि स्कूल मेरा है मधुशाला, टीचर मेरा साथी वाला, बच्चन की आवाज क्या जानूं। तो शास्त्री जी ने मुझे एक तो ये बात उसमें ठीक की कि मैंने लिखा था मैं बालक हूँ कविता करना क्या जानूं, तो उन्होंने इसको मात्राओं के हिसाब से बदल दिया, मैं अभी परम लघु बालक हूँ मैं कविता करना क्या जानूं। फिर सर आप अमेरिका कैसे पहुंचे? वही फिजिक्स का ही रास्ता लगा रहा जी। किया दिल्ली से। तो अमेरिका से पहले मैं इंग्लैंड गया था। तो मेरी जो थीसिस के एग्जामिनर थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो उनको मेरी थीसिस में कुछ अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि वहाँ आ जाओ। अच्छा। तो फिर मैं इंग्लैंड में रहा हूँ 10 साल के करीब। सर इंडिया कब छोड़ दिया था आपने? जब मैं पीएचडी की बात, जब पहली बार इंग्लैंड गए हैं तो 66 में गए। अच्छा। फिर 74 में वापस आ गए। तो पिलानी में मैं प्राध्यापक रहा, और पिलानी से फिर 85 में अमेरिका गए। तब से अच्छा। तो सर शरद जी तो आपको हिंदुस्तान में ही मिली होंगी 65 में, मतलब यहीं से शादी करने के बाद फिर वहाँ पे फिक्स सेटल हुए हैं आप, या जब वहां से वापस आए शादी करने के लिए आए हैं यहाँ पे वापस? इंग्लैंड जाने के पहले ही करना। ये सर आपका पहला काव्य संग्रह है? पहला है, और इसके बाद पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। नहीं सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कविताएं तो हमें पता है आप लिखते ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, लिखेंगे जरूर। आपको भगवान अच्छी हेल्थ और उम्र दे। और सर एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी इसी काव्य संग्रह से रिलेटेड। वैसे तो शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, और इसी बात को एक पूरी कविता के रूप में आपने अपने संग्रह में लिखा भी है, मगर इस संग्रह का नाम मुझे बड़ा अलग लगा, समर्पित सत्य समर्पित स्वप्न। तो मैं जानना चाह रही थी कि कैसे और क्यों ये नाम सेलेक्ट किया गया, मतलब आपने कैसे रखा और कैसे डिसाइड किया कि ये मेरी काव्य संग्रह का नाम होना चाहिए? काफी मुश्किल होता है किसी भी चीज का शीर्षक सोचना। जी। मेरा वही, मैंने इसका भूमिका में जिक्र भी किया था कि वही इंद्रधनुष के उस पार और इंद्रधनुष के इस पार। धीरे धीरे मुझे कुछ ये समझ में आया कि इंद्रधनुष के उस पार स्वप्न है और इंद्रधनुष के इस पार सत्य है, और सत्य और स्वप्न के बीच की जो सरहद है, जो सीमा है, ये कोई ज्यामिति रेखा नहीं होती, ये ऐसी होती है बादल की तरह चलायमान, जो कि रेखा बदलती रहती है, धुलती रहती है। और फिजिक्स में भी इसी तरह का है कंसेप्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लहर भी होता है, तरंग होता है, और कण भी होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को भी अपने कण और तरंग के बीच में अपनी पहचान खोजता रहता है,
वैसे ही मुझे लगा कि मैं भी हमेशा सत्य और शब्द के बीच में झूलता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। और सत्य क्या है, स्वप्न क्या है, कभी कभी दोनों बिल्कुल एक हो जाते हैं या उन दोनों का अंतर नहीं पता चलता। तो मैंने देखा कई जो कवि हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया है, उनमें सब में सत्य और स्वप्न की ये जो कशमकश है पहचानने की, ये सभी के काव्य में रहता है। तो इसका शीर्षक अपने आप ही बन गया। फिर मेरी कविता में एक पंक्ति भी है, समर्पित सत्य समर्पित स्वप्न। हाँ जी सर, पढ़ा है मैंने। तो ये तभी से वही एक ही बात है, उसी के विभिन्न पहलू हैं अलग अलग। जी। अच्छा सर, एक तरफ तो आप फिजिक्स के पढ़ाते भी हैं और उस पर शोध भी कर रहे हैं, और सर दूसरी तरफ कविताएं, मतलब एक में दिमाग चाहिए और एक में दिल चाहिए ओवरऑल। पर आप दोनों ही फील्ड में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो सर मतलब बैलेंस कैसे करते हैं ये बता दीजिए। कोई गुरु मंत्र है तो मैं गुरु बनाने के लिए आपको तैयार हूँ पर आप ये मंत्र आज हमें दे दीजिए। ऐसे ही तुम बहुत अच्छी हो। तुम अभी बता रही थी तुमको संगीत थोड़ा बहुत आता है, तुमको संगीत बहुत अच्छा आता है। हाँ नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, पर ये आप बताइए कि कैसे मतलब दोनों चीजों में इतना अच्छे से आप कर पा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कैसे हुआ कि वही ये मैं बता रहा था शुरू से ही, तो प्रकृति से मेरा जैसे नाता सा बन गया जी। मैं प्रकृति का ही देखता हूँ, महसूस करता हूँ। फिर वो लही कि जो प्रकृति को समझने के लिए भौतिक शास्त्र की आवश्यकता है। कोई भी प्राकृतिक काम हो, जैसे इंद्रधनुष। हाँ जी सर, इंद्रधनुष कैसे बन रहा है, उसके पार कैसे जाना है। हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो प्रकृति का जो समझना है, जो तुमने कहा ना दिमाग वाली बात है, तो दिमाग है तो वो फिजिक्स के डोमेन में आता है। लेकिन प्रकृति की जो अनुभूति है जी वो होता है जी, तो वही प्रकृति को समझो तो फिजिक्स से समझो, और उस पे भावना महसूस करो तो काव्य से। तो सर ये तो बिल्कुल दोनों जुड़े हुए हैं आपकी। आपने तो काव्य और फिजिक्स को भी आपस में बहुत जोड़ रखा है। हाँ वही, मतलब ये सौंदर्य, ये और भी जैसे आइंस्टाइन वगैरह ने भी इस तरह की बातें लिखी हैं कि उनको एक सौंदर्य नजर आया हमेशा। हाँ जी। और फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में एक सौंदर्य दिखता, तो मैथमेटिक्स की इक्वेशन लिखो तो उसमें ये दिखता है एक सौंदर्य, क्योंकि हर मैथमेटिक्स की हर इक्वेशन में फिजिक्स में एक कहानी होती है। तो वो कहानी समझना, उसको एक बात है, कहानी को अनुभव करना उसकी दूसरी बात है। तभी मैं कहता भी हूँ कि फिजिक्स मेरी भौतिक शास्त्र है, वो मेरी शक्ति है, और काव्य कविता कमजोरी। जी सर, काफी जी सालों से आप इन सब फील्ड में काम करते हुए आ रहे हैं, और जीवन के जिस मोड़ पर आप हैं, अधिकतर व्यक्ति तो वहां पहुंचते पहुंचते काम तो छोड़िए, मतलब जीने का भी हौसला अधिकतर छोड़ देते हैं कि अब तो बस हो गया हमारा। इस उम्र में भी सर इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा और इतना काम करने का जज्बा, सर ये कहाँ से आया? ये सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, और अमृत जी से भी मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगी। विनोद सर के जवाब के बाद मैं आती हूँ अमृत जी फिर आपके पास। तो विनोद सर आप बताइए हमें कि इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा, मतलब मैं अभी जिस भी उम्र में हूँ, मुझे अभी भी लगता है अब तो मैं बुढ़ापे की तरफ चल रही हूँ और मैं इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकती। तो सर ये एनर्जी कहाँ से आती है, सर ये बता दीजिए। इस पे मैं नीरज का एक छंद सुना दूं। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैंने कहा है कि पढ़े हुए बहुत दिन हो गए मुझे। इस तरह का था कि एक दिन बैठा समुंदर तीर पर, सुन रहा था बुलबुले की मैं कथा। एक कागज की दिखी कश्ती तभी थी छुपी, जिसमें पहाड़ों की व्यथा। बोझ इतना धर मुझे अचरज हुआ, चल रही है किस तरह ये धार में। बोली चलाती चाह है, आदमी चलता नहीं संसार में। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। का उत्तर यही है जी। उससे आदमी चलता है, आदमी खुद नहीं चलता, चाह से चलता है। जी, मतलब चाह है, अगर आपके अंदर पैशन है कुछ करने का, तो आप किसी भी उम्र में हो, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। जी सर।